प्रेमचंद की महान कहानियों में कहानी पंचपरमेश्वरी है। पंचपरमेश्वर के जो मुख्य किरदार हैं, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, एक मुसलमान है, एक हिंदू है। दूसरा पात्र जुम्मन की खाला है और खाला की एक बहू है, उसका नाम मुझे विस्मरण हो रहा है। और दूसरा पात्र है समझू साहू। इन पांचों पात्रों के बीच की यह कथा है और यह कथा पूरी तरह से पंचायत के ऊपर निर्भर है, जिसमें अलग अलग समय में जुम्मन और अलगू चौधरी के व्यक्तित्व के ऊपर एक गहन अध्ययन प्रस्तुत किया गया। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न खान पान का व्यवहार था और ना ही धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला यानी मौसी थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वो मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली। जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खालाजान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। हलवे पुलाव की मानो वर्षा सी कर दी गई। परंतु रजिस्ट्री की मुहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज और तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। अब बेचारी खालाजान को रोज ऐसी ही बातें सुननी पड़ती थीं। बुढ़िया ना जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया। बघारी दाल के बिना रोटियां ही नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। कुछ दिन खालाजान ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तो जुम्मन से शिकायत की। एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना खा और पका लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहां फलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, दिया तो कोई ये थोड़ी ही समझा था कि तू मौत से लड़कर आई है। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे। जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देख मन ही मन हंसता है, उसी तरह वो बोले, हां जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी ये दिन रात की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांवों में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रहों का ऋणी न हो? ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके? किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। इसके बाद कई दिनों तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांवों में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी।
एक एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी थी, उसका निर्णय करना भी जरूरी था। बिरला ही कोई आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हों। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हूं हां करके टाल दिया, और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियां दी। किसी ने कहा, कब्र में पांव लटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन। पर हवस नहीं मानती। अब तुम्हें क्या चाहिए? अरे भाई, रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेती बाड़ी से क्या काम है? कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें हास्य रस के रसास्वादन का अच्छा अवसर मिला। झुकी कमर, पोपला मुंह, सनके से बाल, जब इतनी सामग्री एकत्र हो तो हंसी क्यों ना आए। ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने इस अबला के दुखड़े को गौर से सुना और उसको सांत्वना दी। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा, तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। मुझे बुलाकर क्या करोगी? गांव के कई आदमी तो आएंगे ही, अलगू ने जवाब दिया। खाला कहती है, अपनी विपत तो सबके सामने रो आई, अब आने न आने का अख्तियार उनको है। यो आने को तो मैं आ जाऊंगा, मगर पंचायत के सामने मुंह न खोलूंगा, अलगू का जवाब था। क्यों बेटा? अलगू कहता है, अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी? जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला कहती है, बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर वो सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर ना दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? अलगू चौधरी और जुम्मन के बीच में, जुम्मन शेख के बीच में बड़ी गहरी दोस्ती थी। और जिस दौर में ये कहानी लिखी गई, उस दौर में हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज नहीं थी। इतना भ्रातृत्व प्रेम था समाज में कि रोटी बेटी भले अलग रही हो, रोटी बेटी का रिश्ता सदियों से बहुत लिमिट के अंदर रही, लोगों के अंदर बहुत एक सामाजिक दायरा, हमारे यहाँ बड़ा रिजिड दायरा था, तो उसके अंदर था। लेकिन जो हमारे आत्मीय संबंध थे, संवेदना के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर हम लोग एक दूसरे के बहुत करीब रहा करते थे। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था। हां, वो स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर बैठे। जब पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे। जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों की कलरव युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी, तब यहां भी पंचायत शुरू हुई। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना मुझसे सहा नहीं जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है और ना ही तन का कपड़ा। बेकस बेवा हूं, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूं। अगर मुझ में कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो।
जुम्मन में कोई बुराई देखो तो उसे समझाओ, क्यों एक बेकस की आह लेता है। मैं पंचों का हुक्म अपने सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र, जिनके कई असामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, वो बोले, जुम्मन मियां, किसे पंच बदते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना भी पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उसका वैमनस्य था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खालाजान जिसे चाहें उसे बदें, मुझे कोई उज़्र नहीं। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, इस वक्त मेरा मुंह ना खुलवाओ। तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बदो। खालाजान जुम्मन के आक्षेप को समझ गईं। वो बोली, बेटा खुदा से डरो। पंच न किसी के दोस्त होते हैं, न किसी के दुश्मन। कैसी बात कहते हो? और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो ना? लो, मैं उसी को सरपंच बदती हूं। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठा, परंतु भावों को छिपाकर बोला, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे ही अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वो कन्नी काटने लगे। बोले, खाला, तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वो खुदा की तरफ से ही निकलती है। अब अलगू पंच से हट के अब दोनों की दुश्मनी हो गई। अब दुश्मनी इतनी ज्यादा हो गई कि जुम्मन समझने के तैयार ही नहीं हो रहा था। जो भी उलाहना देता रहा होगा, जो भी गाली गलौज किया होगा, जैसे माहौल बना हो गांव का, समाज का, कहानी हट की बात मैं कर रहा हूं। लेखक ने तो अपनी एक सीमा के अंदर बात लिखी है, लेकिन हम गांव के लोग हैं, ग्रामीण अंचल जानते हैं, शहर भी जानते हैं कि हमारा मित्र अगर हमारा जज बना हुआ है तो उससे बड़ी उम्मीद बढ़ जाती है ना कि ये मेरे पक्ष में फैसला करेगा। लेकिन भूल जाता है कि जिस कुर्सी में बैठा वो ईश्वर का रूप है। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, अतएव वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को आज क्या हो गया। अभी ये अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। ना मालूम कब की कसर निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ काम ना आएगी? जुम्मन सोच रहा था। जुम्मन इसी संकल्प विकल्प में पड़ा था, इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। जो अपना मित्र हो वो शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय के हेर फेर के सिवाय और क्या कहें। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे और सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है। यही कलयुग की दोस्ती है।
इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते दिखाई नहीं देते थे। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न सह सका। सचमुच वो बालू की जमीन पर ही खड़ा था। उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा। एक दूसरे की आवभगत ज्यादा करने लगे। वे मिलते जुलते थे, मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अब देखिए, ईश्वर का न्याय यह होता है कि अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं या अच्छा करते हैं तो कुछ समय बाद उल्टा हमको उसका प्रतिफल मिलता है। हमारे यहां मानता रही, और ये मानता पूरी दुनिया में है, शास्त्र सत्य है मानता। पुनः पंचायत हुई और संजू साहू ने जुम्मन शेख को अपना पंच नियुक्त कर दिया। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। बैल पछाही जाति के बड़े सुंदर और बड़े बड़े सींगों वाले थे। महीनों तक आसपास के गांवों के लोग दर्शन करते रहे। दैवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। गांव में एक समझू साहू थे। वो इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव के गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से तेल और नमक भरकर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, ये बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके 3 खेप लग जाएं। आजकल तो एक ही खेप में लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल भौरी की पहचान कराई, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी ही, घाटे की परवाह न की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेदने। वो दिन में 3-3, 4-4 खेपें करने लगे। ना चारे की फिक्र थी और ना ही पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहां कुछ रूखा सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम ही ना लेने पाया था कि फिर जोत दिया। महीने भर में ही वो पिस सा गया। इक्के का ये जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था। एक एक पग चलना दूभर था। हड्डियां निकल आई थीं, पर था वो पानीदार। मार की बर्दाश्त न थी। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लादा। दिन भर का थका जानवर, पैर न उठते थे, पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़कर चला। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूं, पर साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी। अतएव उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वो धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते, तब साहू और सहुआइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और अंड बंड बकने लगते। वाह, यहां तो सारे जन की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया, इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। आंखों में धूल झोंक दी, सत्यानाशी बैल हमारे गले बांध दिया। हमें निरा पोंगा ही समझ लिया है। हम भी बनिए के ही बच्चे हैं, ऐसे बुद्धू कहीं और होंगे।
पहले जाकर किसी गड्ढे में मुंह धोकर आओ, तब दाम लेना। और ना जी मानता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ। महीना भर के बदले 2 महीना जोत लो। और क्या लोगे? चौधरी के अशुभ चिंतकों की कमी न थी। ऐसे अवसरों पर वो भी एकत्र हो जाते और साहू जी के बराने की पुष्टि करते। परंतु 150 रुपए से इस तरह हाथ धो लेना आसान ना था। एक बार वो भी गर्म हो पड़े। साहू जी बिगड़कर लाठी ढूंढने घर गए। अब सहुआइन ने मैदान लिया। प्रश्नोत्तर होते होते हाथापाई की नौबत आ पहुंची। सहुआइन ने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिए। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस घर से निकले। वो परामर्श देने लगे कि इस तरह से काम न चलेगा। पंचायत कर लो, कुछ तय हो जाए, उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हुए। अलगू ने भी हामी भर ली। फिर से पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू कर दिए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। वही संध्या का समय था। पेड़ की डालियों पर बैठी शुक मंडली में वो प्रश्न छिड़ा हुआ था कि मनुष्यों को उन्हें बेसुरौवत कहने का क्या अधिकार है, जब उन्हें स्वयं अपने मित्रों से दगा करने में संकोच नहीं होता। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किस किस को पंच बदते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन लें। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे। वो बात को ताड़ गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं है? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उज्र होगा। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूं। मेरे मुंह से इस वक्त जो कुछ निकलेगा वो देववाणी के सदृश है, और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश नहीं होना चाहिए। मुझे सत्य से जौ भर भी टलना उचित नहीं। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी ना थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह ना करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई प्रबंध न किया गया। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय। प्रकृति का नियम है कि जब जब हम उस कुर्सी में बैठते हैं जिससे हमें निर्णय देना पड़ता है, जिससे हमें लोग समस्याएं सुनते उसका समाधान निकालना होता है, उसमें कहीं न कहीं हमारे ऊपर ईश्वरीय अंश मान लें या ये मान लें कि प्रकृति ही हमको ही कह देती नहीं, तुमको यहां न्याय करना, सत्य बोलना है। और जुम्मन शेख जैसे उस कुर्सी में बैठा उसका दिमाग भी घूम गया। पंच परमेश्वर कहानी में ये जो हमारी पंचायती राज थी उसमें हमको त्वरित निर्णय मिला करते थे, और त्वरित निर्णय के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती थी कि उसमें न जात महत्वपूर्ण थी, न धर्म महत्वपूर्ण था, न व्यक्ति महत्वपूर्ण था, न कोई दबाव महत्वपूर्ण होता था। हमारी परंपरा रही इस तरह समाज में। लेकिन जब अंग्रेज हमारे यहां आए तो अंग्रेजों ने सबसे बड़ा कुठाराघात हमारे पंचायतों पर ही किया। उन्होंने
पुलिस बनाया, कोर्ट कचहरी बनाई, और इस क्योंकि उनको अपने इच्छा अनुसार अपने निर्णय लेने थे, हमारे ऊपर अत्याचार करते थे,